जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान ने अपनी डार्क पावर से कुछ अजीब तरीके की आंखों को बना लिया था और वो इन आंखों को रिकॉग्निशंस के लिए भेज देता है। ये आंखें एक तरीके का सीसीटीवी कैमरा की तरह एक्ट करेंगी और ये लोगों की इंफॉर्मेशन पता करेंगी। भले ही दुश्मन बंद दरवाजे में हो या कितनी भी छोटी सी जगह में हो, ये आंखें डार्क पावर के थ्रू किसी के भी आर पार जाके देख सकती हैं। फिर हमारा सीन एक ऐसे पर्सन पे आ जाता है जो अपनी सिगरेट पी रहा था और उसकी सिगरेट में बहुत सारी राख जमा हो गई थी, तो वो इस राख को खाली करने के लिए कोई एस्ट्रे मांग रहा था। तो उसका साथी एक इंसान को पकड़ के ले आता है और वो कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक इंसानी एस्ट्रे। ये बंदा भी इसकी शक्ल पकड़ के हंसने लग जाता है, फिर अपनी सिगरेट को इसकी तरफ बढ़ाता है और वो कहता है तुम सच में बेस्ट एस्ट्रे हो। और हमें दिखाते हैं ये सब कुछ इस डार्क आई ने नोट कर लिया है। फिर हमारा सीन दूसरी जगह पे आता है, कहीं पे कोई चिल्ला रहा होता है। यहाँ दो माँ बेटों को दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो थर थर कांप रहे थे एक बंदे से और वो कह रहे थे हम कहाँ ही जाके भाग सकते हैं, प्लीज ऐसा हमारे साथ मत करो। इनके सामने हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसने अपने हाथ में कोई बेल्ट जैसा किसी चीज को पकड़ के रखा है और वो इसको उठाते हुए कहता है मेरे से झूठ मत बोलो। हमें दिखाते हैं इस क्राइम को भी उस डार्क आई ने नोट कर लिया है। फिर हमारा सीन फिर से चेंज होता है, हमें किसी क्रोबार से खिड़की को टूटते हुए दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं वहां से एक चोर अंदर आ गया है। वो हंसते हुए सब कुछ यहाँ पे लूटने लग जाता है और ये डार्क आई ये सब कुछ भी नोट कर रही थी। फिर हमारा सीन एमसी पे जाता है जो कि सोच रहा था मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है और मैं इन सब कचरों को साफ कर दूंगा। फिर एमसी यहाँ से तुरंत ही गायब होकर बाकी सबको एक एक करके पनिशमेंट देने लग जाता है और वो सोचता है कि यह पनिशमेंट बाकी लोगों के दिलों में मेरी दहशत फैला देगी और मैं अब इनके दिमाग में इतना पावरफुल ट्रॉमा छोड़ूंगा जिससे इनकी सोल भी अंदर से कांप उठेगी। वो राई के बीज इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। जब वो बीज फिर से उगने लगेंगे तो मुझसे डार्कनेस में फिर से मुलाकात करेंगे। और बस हमें इसके बाद नहीं बताया जाता कि इन लोगों के साथ और बाकी क्या होगा, बस हमें उनकी चीखें ही सुनाई देती हैं। देन एमसी बाहर जाता है और अपनी डार्कनेस की पावर को फील करते हुए कहता है हाँ मैं अब इसको और भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर मुझे इसको और भी अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि उसने टेस्ट करने के बहाने से बहुत सारी नई आंखें और बना ली होती हैं और वो भी सोचता है कि मैं इस शहर को पूरी तरह से प्योरीफाई कर दूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर सुबह के टाइम पे आता है जहां पर एमसी बिल्कुल थकान के मारे अब अंगड़ाइयां मारने लग जाता है और वो कहता है मैंने पूरी रात इस कचरे को साफ किया है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, मैंने अंधेरे में रखे इन सबको पनिशमेंट दी और अब मैं एक अनोनिमस हीरो की तरह फील कर रहा हूँ। वैसे तो ये आई ऑफ डार्कनेस भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, पर इसकी लिमिटेशन भी क्लियर है। जब ये लाइट के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसकी पावर कमजोर होने लग जाती है और ये धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। मुझे इससे भी अच्छा एक एफिशिएंट तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने दुश्मनों को लोकेट करने के लिए। मैं ऐसे ही शहर में अनडेड्स नहीं छोड़ सकता, तो अब मुझे और क्या करना चाहिए। पर तभी यहाँ एमसी अपना तरीका ढूंढ रहा था, पर तभी एक कबूतर आके अपने एमसी के ऊपर ही हक देता है। ये देख के तो अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इन पे चिल्लाने लग जाता है। गालियां देते देते इसके मुंह से निकल जाता है कि मुझे इनको मार के सीधा अनडेड बना देना चाहिए। पर तभी ये बात को अपना एमसी अच्छे से नोटिस करता है और वो कहता है हाँ कुछ ऐसी आंखें जो हर जगह पर हैं, ये तो इनविंसिबल रहेंगी और ये आसानी से मूव भी कर सकती हैं। बस यही मुझे एक फैमिलियर चाहिए। फिर हमें इन फैमिलियर्स के बारे में बताते हैं। फैमिलियर्स कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको डार्क मैजिक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना इनको कंट्रोल किया जाता है, ये अनडेड्स नहीं होते। देन हमारा सीन वापस से एमसी पे आता है जहां पर बहुत सारे कबूतर इसी के ऊपर घूम रहे होते हैं। अपना एमसी सोचता है यहाँ ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। ये जोर से चिल्लाते हैं तो सारे कबूतर इसके पास से उड़ जाते हैं। देन हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर आ चुका है किसी गॉब्लिन डैन में। ये गॉब्लिन डैन पहले हुआ करता था, अब तो ये एमसी का डैन है। और हमें दिखाते हैं उसने बहुत सारे पिंजरों में अलग अलग जीव को भी रखा हुआ था और वो सोचता है कि ऐसा ही अच्छा होगा कि ये ऊपर से तो भले नॉर्मल सा एनिमल लगे पर अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। पर अगर मैं इनको ऑर्डिनरी दिखाने के लिए अपना मैजिक का इस्तेमाल करूं, पर इससे तो इनकी ताकत ही कम हो जाती है। देन एमसी अपनी ताकत को कंट्रोल करते हुए बहुत ही केयरफुली अपने मुंह से ही डार्क ऑरा को रिलीज करता है और इसी पेट के ऊपर थ्रो करता है। और वो इस टाइम पे इन्फेक्टियस इंस्लेवमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसका भी फाइनल वर्जन, और बस थोड़ी देर में वो उसे कंप्लीट भी कर देता है। और अब आने वाला है ऑर्डिनरी और सबसे पावरफुल बीस्ट। ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इससे तो अपना एमसी भी घबरा जाता है और यहाँ पे वो बिल्ली भाग जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसने 3 हफ्ते तक लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पर कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिले और अब उसके पास बस एक कबूतर ही बचा था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और वो सोचता है कि मुझे इसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। पर एमसी जैसे ही कबूतर को बाहर निकालने लगता है, कबूतर तो इसी को चोंच मारने लग जाता है। एमसी भी अपनी डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है चुपचाप एक जगह पर तो बैठा रहना। देन वो अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट में मैजिकल पावर इसके अंदर एक्सर्ट करने लग जाता है और वो फिर से उसी मैजिक का इस्तेमाल करता है, इन्फेक्टियस इंस्लेवमेंट मैजिक फाइनल
वर्जन रिवीजन 2। और थोड़ी देर में वो इसे कंप्लीट भी कर लेता है और हमें दिखाते हैं वो कबूतर फुल स्पीड में एकदम से निकल पड़ता है और अपना एमसी भी इससे हैरान हो जाता है। पर वो बस इस चीज से खुश था कि ये ऑर्डिनरी तो लग रहा है पर इसके अंदर से अब भी डार्क ऑरा निकल रहा है। और एमसी को बस एक चीज टेस्ट करनी थी कि क्या ये एक कबूतर बाकी कबूतरों को भी इन्फेक्ट कर पाता है। ये कबूतर जाके बाकी कबूतरों के साथ ही खाना खाने लग जाता है और हमें थोड़ी देर में दिखाते हैं बाकी कबूतर भी इन्फेक्ट हो चुके थे। अपना एमसी सोचता है ये तो सक्सेसफुल रहा और मैं फील कर सकता हूँ बाकी इन्फेक्टेड क्रिएचर्स भी मेरी आंख और कान की तरह काम कर रहे हैं। फिर एमसी इन सारे कबूतरों को उड़ने का ऑर्डर देता है और वो इनसे कहता है कि मेरे लिए जाओ और मेरे दुश्मनों को ढूंढो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें कुछ कबूतरों को आसमान में उड़ते हुए दिखाते हैं जिन्हीं के नीचे कुछ नाइट्स और आर्च बिशप था। यहाँ पर ये आर्च बिशप किसी तरह की पावर का इस्तेमाल कर रहा था जहां पर उसे याद आ रहा था कि वही जो आरएमसी के जो लास्ट डायलॉग थे, याद रखना मैं हूँ हांस वाओ डिफेंस से मैं वापस आऊंगा, मैं हूँ तुम्हारी मौत। अब वही डायलॉग्स को ये यहाँ पे याद कर रहा था। पर पीछे से एक नाइट आके इसे डिस्टर्ब कर देता है। ये आर्च बिशप कहता है ओ सर टक्सन आप आ गए। ये नाइट टक्सन बताता है कि हमने जो पिछली बार वैम्पायर्स को एक छापे में पकड़ा था उससे हमें ये तो पता चल गया है कि ये वैम्पायर्स इमोर्टल किंग के डिसेंडेंट के साथ मिलके तो काम नहीं कर रहे हैं। पर ये बिशप कहता है हमें और भी क्लूज ढूंढने की जरूरत है। इवन भले हम ये सब भी कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो इमोर्टल किंग ग्रो करता ही जा रहा है। पर तभी उसका क्रेस्ट चमकने लग जाता है। इससे तो बिशप भी हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है इससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस बिशप को भी पता था कि आखिर उससे कांटेक्ट कौन ही कर सकता है। वो क्रेस्ट को अपने रिस्पेक्टफुली दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है यस सेंटेस आपने मुझसे कांटेक्ट किया। उधर से सेंटेस कहती है हाँ आर्च बिशप लेटियस। भाई ये नाम मुझे किसी तरह की गाली की तरह क्यों साउंड हुआ मुझे भी नहीं पता। हमें दिखाते हैं यहाँ पर वो सारी सेंटेंस वगैरह होती हैं वो किसी जाइंट सी मूर्ति के सामने बैठी थी जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लो निकल रहा है और शायद यहीं से ही वो कांटेक्ट कर रही हैं। और ये सेंटेंस बताती है कि मुझे यहाँ से इमोर्टल किंग की प्रेजेंस का फिर से आभास हुआ है, वो आप ही की तरफ में नॉर्थ वेस्ट साइड में किसी केव के अंदर है। ये जानकारी सुन के आर्च बिशप भी इसको थैंक यू कहता है और वो कहता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे जरूर खरा उतरूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी के डेन पे जाता है। ये डेन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी लग रही है। यहीं पे अपना एमसी बिल्कुल अलती पलती मार के बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैंने अपने फैमिलियर्स आसपास फैला दिया है और जैसे ही किसी मॉन्स्टर को देखेंगे वो सीधे मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अब बस मुझे एक चीज को टेस्ट करना है कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन वो सही से मेरे पास भेज पा रहे हैं कि नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सेंस करने लग जाता है पर वो नोटिस करता है कि अपने फैमिलियर्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है और वो सरफेस पे बहुत अजीब तरीके से भाग रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। फिर भी अगर कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर वहां पर है भी तो उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी चाहिए तुरंत ही। पर क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इंसान हो? हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे फैमिलियर्स ने इंसानों का सामना किया है तो इससे तुरंत रिएक्ट करता है और वो कहता है इंसान तो इसी तरफ आ रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर एम्बुश बिछा के रखा है? फिर वो एक कबूतर की आंखों से देखने लग जाता है और वो कहता है अनबिलीवेबल, इतने सारे लोग अपनी प्रेजेंस छुपा के मेरी तरफ आ रहे हैं। पर तभी ये होली ऑर्डर का एक तीर आता है सीधा कबूतर के आर पार निकल जाता है और वो कबूतर वहीं पे ही मारा जाता है। वहीं पे वो नाइट कहता है वाव डिफाइंस से हाँ तुम्हारी ये ट्रिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी। फिर वो उस गुफा में एंटर कर जाता है और हान के सामने आ जाता है और वो कहता है डिवाइन की आंखों से किसी तरह की इविल नहीं बच सकती और अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, शांति से सरेंडर कर दो या फिर गॉड के जजमेंट का सामना करो। और एमसी भी इस नाइट के गले में लटका हुए ये क्रिस्ट देख के समझ जाता है ये हॉली ऑर्डर से एक पैलेडियन है। इन्हें देख के तो एमसी भी अपने हाथ खड़े कर लेता है और वो भी मन में सोचता है इनकी डिवाइन पावर मेरी डार्क पावर को बिल्कुल ही अपोज करती है, ये थोड़ा मेरे लिए खतरनाक है। फिर हान कहता है डिवाइन ऑर्डर के लोगों तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? पर वो पैलेडियन को जवाब देने की वजह सीधे ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड लेके हमला कर देता है। इससे तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है। अचानक से हुए हमले की वजह से एमसी पीछे जाके गिरता है और वो पैलेडियन कहता है मैंने तुझे बोलने का कब बोला? फिर वो अपनी तलवार इसके आगे कर देता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत कि तू अपनी मीठी मीठी जुबान से मुझे बहका सकता है। तो एमसी भी नीचे पड़े पड़े भी कहता है तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने ही बेवकूफ हो। पर वो मन में सोचता है कि अगर ये लोग यहाँ पर अब आ ही गए हैं तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ा खेलता हूँ और फिर यहाँ से भागने के बारे में सोचूंगा। फिर अपनी डार्क पावर से पैलेडियन पे अचानक से हमला कर देता है। इससे तो पहले ये पैलेडियन भी थोड़ा हैरान होता है पर वो कहता है कि तुम इस क्लमजी सी ट्रिक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देन वो अपने हाथ को ऊपर करते हैं जिससे बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है और जोर से चिल्लाता है कि तुम गॉड के मैसेंजर को धोखा नहीं दे सकते और एकदम से अपनी तलवार को हान के छाती के आर पार कर देता है। इससे तो हान की भी चीख निकल जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है पर मैंने तो अभी तक कोई क्राइम भी नहीं किया, क्या तुम ऐसे ही एक इनोसेंट को पनिश करने वाले हो? फिर ये पैलेडियन कहता है कि चुप रहे, जिस टाइम पे तूने इस डार्क रास्ते पे चलने का शुरू किया था उसी टाइम पे तूने डार्क लोगों के जैसा ही बन गया था। तो एमसी चिल्लाता है ये किस तरह का घटिया लॉजिक है और वो अपनी डार्क ऑरा को गैदर करने की ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो डार्क ऑरा तुरंत ही गायब हो जाता है और वो कहता है जैसे यहाँ पर ये लोग आए हैं वैसे ही मेरी डार्क पावर काम ही नहीं कर रही है। और पैलेडियन का पंच सीधा आके एमसी के मुंह पे ही जाके लगता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पूरी केव भी वहां से धमाके के साथ उड़ जाती है। और हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जैसे ही एमसी धमाके से बाहर आता है यहाँ पर कोई चिल्लाता है ये लोग बाहर आ चुके हैं, हेमंस को तैयार करो। अब मुझे नहीं पता हेमंस क्या होता है पर ये लोग गाना गा रहे हैं। ये किसी टाइप का होली सॉन्ग या डिवाइन सॉन्ग
वगैरह कुछ होता होगा, पर इससे एमसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। एमसी का सर चकराने लग जाता और वो कहता है ये सॉन्ग मुझे कमजोर कर रहा है। एमसी अपनी मुट्ठी बनाते हुए सोचता है मैं इन लोगों को मार सकता हूँ इन्हें चुप करने के लिए, पर मैं इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ एमसी ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था, पर तभी वो नाइट एकदम से यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कोर मेंबर्स, और वो सीधे अपनी तलवार को निकाल के सीधा अपने एमसी के अंदर ही धंस जाता है और वो कहता है अभी टाइम है, जल्दी करो, बांध दो इसे। यहाँ हान तो यह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अपने डार्क पावर को समन करने की ट्राई करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ हेमंत को दिखाते हैं ये लोग गाना गा रहे हैं और इनके पीछे से कुछ डिवाइन चेंज निकलती हैं जो हान की हड्डियों तक को पकड़ लेती हैं। ये देख के एमसी भी सोच रहा था कि मैंने अपना कुछ ज्यादा ही गार्ड डाउन कर लिया है, अब मैंने इन पे कुछ ज्यादा ही नरमी बरत ली है। पर अपना एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है